ओके, तो जो हमने बात की अभी लास्टली वो ये बात की कि यूरिया हमारे पास इसमें पड़ेगा सिर्फ फोलेट डेफिशिएंसी, और जो B12 है उसमें मिथाइल मेलोनिक एसिड भी पड़ेगा एक बार। दूसरी जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो हमारे पास आ रही होती हैं इन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें, दो चीज़ें और याद रखें। फिर हमारे पास अगर ए प्लास्टिक एनीमिया आ जाए। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? भूल गायब है, आवाज ही नहीं आ रही, कम आ रही है। ये पंखा भी। हेलो, अब आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? कुछ बेहतर है? अच्छा, अभी अभी आवाज थोड़ी सी बेहतर हुई है। बहुत लो, किसी को बहुत लो आ रही है, किसी को बेहतर आ रही है, किसी को। अच्छा, आज पता नहीं क्या है, आवाज में इतना इशू क्यों आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, सही है, अभी जरा बेहतर है, तो मुझे जरा ऊंचा ही बोलना पड़ रहा है अभी तो। अभी ठीक है। ओके फाइन, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं जैसे कि ए प्लास्टिक अनीमिया और हेमोलिटिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया के अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको पैन साइटोपिनिया मिलेगा, ठीक है। उसमें सारी सेल लाइंस जो है वो हमारे पास कम होंगी, और उसका जो डायग्नोस्टिक होगा वो फैटी मैरो होगा। ये एमसीक्यूज आएंगे विद फैटी मैरो डायग्नोस्टिक है, और अब आप बताएं कि कौन सा अनीमिया है। तो दैट विल बी ए प्लास्टिक अनीमिया, एक बात। और दूसरा, उसके अंदर पैनसाइटोपिनिया होता है, सारे सेल लाइन जो है वो कम होती है। काइंडली म्यूट कीजिएगा बीच में। अच्छा, तो उसके अंदर क्या होता है कि सारी सेल लाइन कम हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फैटी मैरो होता है डायग्नोस्टिक, ठीक है। वहां पे लिपिड्स वगैरह फैट आ जाता है सारा कुछ, और बाकी सेल लाइंस जो हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो ए प्लास्टिक अनीमिया में हमारे पास फैटी मैरो डायग्नोस्टिक होता है एक बार। दूसरी जो हीमोलिटिक अनीमिया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहां पे रेटिक काउंट ज्यादा होगा, तो हीमोलिटिक अनीमिया हमारे पास जो है वो मेनली हेरिडिटरी सेफलोसाइटोसिस में हो रहा होता है, ठीक है। हेरिडिटरी सेफलोसाइटोसिस में आपके पास सेफ्रोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। सेफ्रोसाइट्स बन जाते हैं, सेल्स की ऐसी ब्रेकडाउन होती है आरबीसी की कि वो सेफ्रोसाइट्स बन जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, लाइक स्पेक्ट्रिन हो गई, उसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज होती है, ठीक है। जो आरबीसी की मेम्ब्रेन का मसला होता है वो हमारे पास ये हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस में होता है, इसीलिए इसके अंदर हम टेस्ट कराते हैं लाइक ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ठीक है। मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट भी होता है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी होता है। तो मेम्ब्रेन की चेक करने के लिए कि मेम्ब्रेन ठीक बनी है या नहीं बनी, तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी जब हम करेंगे तो अगर उसमें ब्रेक डाउन वगैरह आया तो इसका ये मतलब है कि वो सेफ्रोसाइट्स हैं, हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस है। इसी तरह मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, तो मेम्ब्रेन अगर स्टेबल नहीं होगी तो इसका यही मतलब है कि वो मेम्ब्रेन डिफेक्ट है आरबीसी का, दैट इज द स्पेक्ट्रिन, ठीक है। मेनली जो है वो कौन सी इफेक्ट होती है, स्पेक्ट्रिन, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आते हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास उसके बाद आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया हमारे पास आता है। सिकल सेल एनीमिया भी हमारे पास हेमोलिटिक एनीमियाज में आ रहा होता है।
ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सिकल शेप सेल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे फ्लैट फ्लैट से चिपके हुए सेल्स होते हैं, ठीक है। या थोड़े से राउंड, जैसे कि सूरज, वो सॉरी, जैसे चांद का जो शुरू का वो होता है, ठीक है। तो सिकल शेप सेल्स होते हैं जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया के अंदर आते हैं, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन एस जो है, हीमोग्लोबिन एस, सिकल के एस से जो है वो हीमोग्लोबिन एस जो है वो इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन होती है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आके लग जाती है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन होती है। और इसमें क्रीसन शेप आरबीसीज बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे पास क्राइसिस आ जाते हैं। बाल दफा सिकल सेल एनीमिया का हमारे पास एमसीक्यू ये आता है कि वो वेदर के साथ उसके अंदर क्राइसिस आ रहे होते हैं, ठीक है, कोल्ड वेदर के साथ में भी क्राइसिस आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें वेजोफ्लूटिव क्राइसिस आ रहे होते हैं। वेजोफ्लूटिव क्राइसिस में सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो लेग्स होती हैं उसमें पेन बहुत होती है, ठीक है। वेजोफ्लूटिव नाम से समझ आ रही है कि वेन्स की ब्लॉकेज, ठीक है। जो सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास जो वेजोफ्लूटिव क्राइसिस होते हैं उसके अंदर हमारे पास पेनफुल जो है वो लेग्स भी होती हैं, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये चीजें याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आए, इस तरह एमसीक्यूज भी आए जिसके अंदर हम ये बात करें कि वो उसको जो है वो कोई ब्लड डिजीज है, ठीक है, उसके जो है वो सेल्स जो हैं वो आरबीसीज के जो क्रीसेंट शेप आ रहे हैं, उसके बाद उसको लेग्स में पेन रह रही है, तो इसका ये मतलब है कि वेजोक्लूटिव क्राइसिस शुरू हो गया है सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास और जो हिमोलिटिक एनीमियाज आते हैं उसके अंदर ऑटोम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज आते हैं। अब जो ऑटोम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज हैं, जो IgM है वो कोल्ड होती हैं, मैं ठीक है, M जो है वो कोल्ड ऑटोम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में आती है, और IgG जो है वो वार्म, ठीक है, वार्म के साथ जो है वो ऑटोम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज के अंदर आती है, ठीक है। ये दो चीजें IgM और IgG के साथ जो है वो ऑटोइम्यून कोल्ड और वार्म के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और माइक्रो एंजियोपैथिक और मैक्रो जो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होते हैं उसके अंदर जो एंजियोपैथीज होती हैं, ठीक है, वेजल्स जो हार्ट की वेजल्स है मेनली, या वैसे जो आर्टीरियल सप्लाई है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि अगर उसके अंदर कोई डिफॉल्ट होगा, ठीक है, थ्रोम्बस बनेगा, एम्बोलाई बनेगा, तो उससे वो पूरा पास नहीं कर पाएगा। अगर माइक्रो हो जाएगा तब भी, और मैक्रो एंजियोपैथिक होगा, बड़ा एंजियोपैथी कोई होगी, बड़ी कोई बिग प्रॉब्लम होगी, तो उसके अंदर भी जो आरबीसी है वो पास नहीं कर पाएगा। तो समझें कि अगर आरबीसी एक जगह से गुजर रहा है और उसके गुजरने की जगह पूरी नहीं है किसी भी सूरत हाल में, तो क्या होगा कि उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो टूट जाएगा, तो इसके अंदर हेलमेट सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो जब उसके जो पास करने की जगह ही कोई नहीं होगी, ऑब्स्ट्रक्टेड नैरो वेसल्स होंगी, तो उसमें क्या होगा, उसका जो है वो हेलमेट सेल साइन पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर से उसका हेलमेट टूट जाएगा, ठीक है। आरबीसी ऊपर से टूट जाएगा जिसकी वजह से उसका हेलमेट साइन जो है वो, हेलमेट सेल्स या हेलमेट साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा इन माइक्रो एंड मैक्रो एंजियोपैथिक एनीमियास, ठीक है। लास्ट एंड द लीस्ट क्या है कि ऑटोम्यून, ये जो हमारे पास हिमोलिटिक एनीमियाज है उसमें एक आ जाता है हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी। G6PD जो डेफिशिएंसी एनीमिया है, दिस इज एसोसिएटेड विद मेल्स मेनली, ठीक है। जेनेटिक्स में हम करेंगे कि ये एक्स लिंक होता है, रिसेसिव होता है, ये क्या होता है, ऑटोसोमल होता है, या जो भी होता है, ये हम जेनेटिक्स में इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक आप बस इतना याद रखें कि ये मेल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। एक बात, दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो हमें अगर फीमेल्स के साथ G6PD अगर हम देखें तो वो बहुत कम आता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन मेल्स में आती है क्योंकि ये मदर टू सन मेनली ट्रांसफर हुआ होता है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, जब भी हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी आएगी तो मेनली मलेरिया की ड्रग्स की वजह से आएगी। एक पेशेंट आपके पास आया, एमसीक्यूज अपना आपको बता रही हूँ कि एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसको क्या है, उसको जो है वो ड्रग, उसने मलेरियल ड्रग्स ली हैं, मेल पेशेंट है, ठीक है, लेकिन उसका कोला कलर्ड यूरिन हो गया, तो किस वजह से हुआ, मेल पेशेंट आया, उसने मलेरियल ड्रग्स ली और कोला कलर्ड यूरिन हो गया उसका।
हेमोलिसिस हुई। हाँ, G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, G6PD डेफिशिएंसी। लेकिन अगर यही सिनेरियो आप लोगों के पास आए, लाइक अ फीमेल हैविंग मलेरिया, हैविंग पोला कलर यूरिन, तो उसके अंदर आप क्या लिखेंगे? ब्लैक वाटर फीवर। ठीक है, ब्लैक वाटर फीवर की ऑप्शन चूज करेंगे रादर देन G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर फीमेल है उसके अंदर ब्लैक वाटर फीवर है, और अगर मेल है दैट दिस दे विल हैव G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है। ये डिफरेंस है, फीमेल्स में G6PD डेफिशिएंसी नहीं होती है, वो मदर से सन में ट्रांसफर होती है। जो भी एमसीक्यूज आए बहुत गौर से सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने दोनों डिफरेंस बता दी है, और यही एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी का क्वेश्चन यहाँ तक? हाँ जी, बताएं, फीमेल वाला कोई बताएं, इनको टाइप करें जी। ओके फाइन। अब होता क्या है कि जब भी हमारे पास हिमोलिसिस होती है, तो जो हमारी हीमोग्लोबिन निकलती है वो कहीं जाके अटैच होने लग जाती है, और जो हमारी जो हीम होती है वो अटैच होती है। अब याद रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जब भी हिमोलिसिस होगी एक्यूट, ठीक है, या व्हाइट बोर्ड एक चाहते हैं, मैं समझाती हूँ। ठीक है, अब एक होती है एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। ठीक है, एक होती है एक्यूट, और एक होती है क्रॉनिक। ठीक, ये दो होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। तो जो एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हमारे पास आती है, इसमें जब हीमोग्लोबिन निकलती है तो वो हेप्टोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है। ठीक है, जब एक्यूट निकलती है हीमोग्लोबिन तो वो हेप्टोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है, या फिर रेटिक काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे रेटिक्यूलोसाइटोसिस हो जाती है, या रेटिक काउंट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, रेटिकुलोसाइटोसिस या रेटिक काउंट दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब भी हमारे पास एक्यूट एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है, याद रखना है कि हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जाके हेप्टोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी। हेप्टोग्लोबिन आपकी एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में कम हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, ये एमसीक्यूज आता है कि हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन को बाइंड कर गई है, रेटिक काउंट बढ़ गया है, और क्या हुआ है कि हेप्टोग्लोबिन बॉडी में कम हो गया है। ठीक है, लेकिन क्रोनिक के अंदर क्या होता है? क्रोनिक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हीमोसिडनी यूरिया होता है और हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। ठीक है, अब जो ये वाला जो हीम होती है, जो एक्स्ट्रा एक होती है हीमोग्लोबिन जो हेप्टोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है, बाकी क्या करती है? बाकी यूरिन में चली जाती है क्रोनिक की फॉर्म में। ठीक है, हीमोसिडनी यूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक हो गया, तो एक्यूट के अंदर हमारे पास क्या डिक्रीज हो जाएगा? व्हाइट बोर्ड नहीं नजर आ रहा? ठीक है, एक्यूट में डिक्रीज क्या होगा? हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन, वेरी गुड। ठीक है, और इंक्रीज क्या होगा? रेटिक काउंट, वेरी गुड। सेवेंटीन। रेटिक काउंट, ठीक है। क्रोनिक के अंदर क्या हमारे पास आ जाएगा पहले?
क्रोनिक में क्या आएगा हमारे पास? क्रोनिक में हमारे पास आएगा हीम सिडनी यूरिया ग्रेटर देन हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। तो क्रोनिक इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में हीम सिडनी यूरिया एंड हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। और एक्यूट के अंदर क्योंकि हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है तो ये डिक्रीज हो जाती है और रेटिक कम जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि एक्यूट के अंदर क्या इवेंट्स होते हैं और क्रोनिक के अंदर हमारे पास क्या इवेंट्स आते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे हमने हीमोग्लोबिन बाइंडिंग पढ़ ली, यहीं पे अब मैं आपको आयरन की बाइंडिंग बता देती हूँ। आयरन अगर नॉर्मल फॉर्म में होगी तो वो फेरेटिन नॉर्मल फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। आयरन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। नॉर्मल है ये, फाइन। अगर आयरन, जी डॉक्टर साहब, अच्छा अगर आयरन नॉर्मल फॉर्म में स्टोर होनी है तो फेरेटिन की फॉर्म में होनी है, ठीक है। लेकिन अगर एबनॉर्मल फॉर्म में आयरन स्टोर होनी है, ये बहुत ज्यादा आयरन है और अब इसने जाके कहीं स्टोर होना है, तो ये जो है वो हीमोसिडरिन की फॉर्म में होगी, ठीक है। कैसे होगी एबनॉर्मल स्टोरेज, किस में होगी? हीमोसिडरिन में, एक्सेस स्टोरेज, ठीक है। एक्सेस या बहुत ज्यादा स्टोरेज, ठीक है, तो हीमोसिडरिन, ये चीज याद रखनी है। अगर नॉर्मल स्टोरेज की बात करें, हेप्टोग्लोबिन के साथ इसमें कब बाइंड करना है? हेप्टोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन में बाइंड करना है। नहीं, वो आम आम सिचुएशन में भी ये हेप्टोग्लोबिन इसको बाइंड करा के फिर सारे तुम के पास लेके जाते हैं, तो ये समझ। हेप्टोग्लोबिन ने हीमोग्लोबिन ने हेप्टोग्लोबिन को तब बाइंड करना है जब हिमोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, हिमोलिसिस जब हो रही, यानी ये नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा ना? क्या यानी हो, हेमोलिसिस होगी फिर ये से बात बाइंड करेगा, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बाइंड नॉर्मल में करेगा नहीं, इससे। नहीं नहीं नॉर्मल में नहीं, हीमोग्लोबिन नॉर्मली तो अपना रोल प्ले करेगी, वो बाद में जब आप ओके ओके। नॉर्मली ब्रेक डाउन होती है तो बिलीरुबिन निकलता है क्योंकि एल्ब्यूमिन से बाइंड करता है, ठीक है। वो तो उस सिचुएशन में है जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है नॉर्मली, और वो एल्ब्यूमिन से बिलीरुबिन बाइंड कर जाता है। लेकिन अगर इस तरह हेमोलिसिस हुई है और तब वो टूटा है तो फिर उसमें जो है वो हेप्टोग्लोबिन से बाइंड करता है। इसी तरह ये आयरन है, आयरन की अगर जो नॉर्मल स्टोरेज है वो फेरेटिन फॉर्म में, अगर एक्सेस स्टोरेज है तो वो हीम से यूरिया की फॉर्म, ठीक है। चलो चलिए, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और अगर हीम की बाइंडिंग अगर वो बोले तो हम हीम की बाइंडिंग हेमिपेक्सिन के साथ होती है, ठीक है। हीम की बाइंडिंग होती है हेमिपेक्सिन के साथ। ओके, अभी मुझे बताइएगा, अभी भी डिस्टॉर्शन है? अपनी आवाज का बताइएगा, डिस्टॉर्शन है? अच्छा 2 मिनट रुके। चले, आज ना आवाज का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है तो हम बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले।
अच्छा, मैं आपकी क्यूरीज जो है वो ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, जिसमें मुझे दो बच्चों ने पूछा है, एक्यूट एंड क्रॉनिक हेमोलिसिस, और एक ने मुझे पूछा है कि मैं उसको दोबारा से समराइज कर दूं आरबीसी को। मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। ओके, क्लास हम यहीं पे ऐड कर रहे हैं, कल से हम इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।